गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चंस जो डिस्कस किए थे, इनके आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रिवेंट फ्रेज सिंड्रोम। सो किसी चीज़ की प्रिवेंशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेज सिंड्रोम होता क्या है, तो तभी आप उसको प्रिवेंट करने की सोच सकते हैं। तो दिस फ्रेज सिंड्रोम जो है, एक पैरोटिडेक्टमी, जो सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी हम करते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस है। और एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, सपोज दिस इज नॉर्मल योर पैरोटिड ग्लैंड, दिस वन, एंड here is the fascia over it, this green one, and one more color I have to take, and this black one is your skin. Okay, and these are the parasympathetic fibers, black, these parasympathetic fibers are responsible for the secretions of parotid, these cells. So these parotid follicles which secrete the saliva in response to stimulation of these parasympathetic nerve fibers. So these parasympathetic nerve fibers are contained in the fascia. ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन फेशिया, इसके बाहर ये नर्व नहीं जा सकती। सो दैट्स वाई देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज नर्व्स विद द स्वेट ग्लैंड्स in the skin over the parotid area. So now what happens when we do the superficial parotidectomy? अब हमने ये सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी कर दी, पैरोटिड का कुछ टिश्यू जो हमने निकाल दिया, ये पोर्शन हमने निकाल दिया। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर ये जो नर्व एंडिंग्स थी, ये यहाँ पे दीज आर द बेयर नर्व एंडिंग्स, उसके ऊपर हमने स्किन कर दिया। ठीक है, दीज आर सपोज दीज आर द स्वेट ग्लैंड्स, जो अभी तक ओनली दीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट मैकेनिज्म। तो अब क्या होगा, जब जैसे ही आपको खाने की खुशबू आएगी, आप खाना खाने लगेंगे, तो क्या होगा, ये जो नर्व एंडिंग्स ये रीजनरेट करके ये यहाँ रीजनरेट हो गई और स्वेट ग्लैंड्स को नाउ ये अपने फाइबर्स इन्होंने स्वेट ग्लैंड्स के अंदर इनर्वेट कर दिए। जैसे ही कोई स्टिमुलाई इंक्रीज करेगी पैरोटिड सिक्रीशंस को, तो दीज पैरोटिड के जो स्टिमुलाई हैं, खाने का टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, तो दीज पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो अभी तक पैरोटिड सिक्रीशंस को इंक्रीज करते थे, अब वो यहाँ पे स्वेटिंग भी करेंगे पैरोटिड के ऊपर जो स्किन है आफ्टर द पैरोटिडेक्टमी, क्योंकि ये जो नर्व फाइबर्स है ये रीजनरेट करने के बाद ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं इनको सप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द फ्रेज सिंड्रोम। सो नाउ हाउ टू प्रिवेंट, सपोज आप सर्जरी आप कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पहले बैरियर क्या था, फेशिया था, वो फेशिया तो गया सुपरफिशियल पैरोटिड लोब के साथ। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बिफोर क्लोजिंग द स्किन हम कुछ यहाँ बैरियर लगा सकते हैं। ये अब ये बैरियर लगाने से क्या है, ये जो नर्व्स थी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो इसको सिक्रीट करने के लिए यूज़ हो रही थी, अब वो नहीं हो रही। तो अब ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, इनके लिए अपना ही जो बॉडी का जब पसीना आता है, गर्मी लगती है, दूसरे रीज़न जब भी आपको, तो वही जो नॉर्मल प्रोसेस पहले था वैसे ही होगा। अब ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये स्टिमुलेट नहीं होंगे इन पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से, इन रिस्पॉन्स टू गुड स्मेल होगी, कोई आप खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, जब सिक्रीशंस इंक्रीज होंगे। तो अब ये जो हमने ये सिंथेटिक मेम्ब्रेन हो सकता है, ये कोई वन इज़ द सिंथेटिक मेम्ब्रेन, दूसरा ये यहाँ पे आपका टेम्पोरल फेशिया हो सकता है, वहाँ से हमने एक स्ट्रिप निकाली टेम्पोरल फेशिया का और वो हमने मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा दिया। तीसरा हो सकता है स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड के कुछ थिन फाइबर्स हमने लिए और एक बैरियर की तरह हमने यहाँ लगा दिए,
नाउ दीज विल प्रिवेंट, क्या करेंगे, रीजनरेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स विच आर प्रोड्यूसिंग द और इंक्रीजिंग द सिक्रीशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। तब वो रीजनरेट होके ये स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई नहीं कर सकते। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर एस्टेब्लिश्ड फ्रेज सिंड्रोम। सपोज आपने सर्जरी करी, आपने कुछ ऑप्शंस जो अभी हमने बताए वो नहीं किए या किसी वजह से नहीं कर पाए, या आपके पास कोई ऐसा केस आया जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड केस है फ्रेज सिंड्रोम का, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। फ्रेज सिंड्रोम के अंदर क्या है, इंक्रीज्ड स्वेटिंग है कहाँ, स्किन ओवर द पैरोटिड एरिया, दिस वन। तो यहाँ पे हमारे को स्वेटिंग डिक्रीज करनी है, रोकनी है जब हम खाना खाते हैं या अच्छी खुशबू आती है जो पैरोटिड सिक्रीशन सलाइवा को इंक्रीज करते हैं। तो एक तो क्या होता है कि एस्ट्रिंजेंट हम लगा सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट। तो ये स्ट्रिंजेंट्स क्या करते हैं, दे जस्ट डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स। तो जिसमें स्ट्रिंजेंट्स में आपका आ जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये आजकल काफ़ी सारे स्ट्रिंजेंट्स कॉस्मेटिक्स के अंदर रहते हैं, तो वो सब वी कैन यूज़। सेकेंड इज दीज पैरासिम्पथेटिक nerve fibers goes through the tympanic nerve, so we can cause the denervation of these parasympathetic fibers by doing the tympanic neurectomy. So ये आ जाएगा tympanic neurectomy, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। So tympanic neurectomy is the second option। और थर्ड ऑप्शन जो सिंपलेस्ट है एंड इज द इफेक्टिव वन ऑल्सो is botulinum injections। अब ये बोटुलिनम इंजेक्शन लगाने का है, ये हम वहीं लगाएंगे जहाँ जहाँ सेटिंग, फर्स्ट वी लोकलाइज द एरिया जहाँ जहाँ सेटिंग हो रही है। सो वी कैन अप्लाई दिस बोटुलिनम इंजेक्शन इन द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द स्किन। अब इनका क्या पार्ट है, ये जो नर्व फाइबर्स जो रीजनरेट हो गए हैं उसको पैरालाइज कर देंगे। जब वो फाइबर्स ही पैरालाइज हो गए तो जब भी आप खाना खाएंगे तो वो स्वेटिंग इंक्रीज नहीं होगी। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन गस्ट्रेटरी स्वेटिंग विच सिक्रीटरी glands are involved? So this Frey's syndrome and this gustatory sweating, these both are the same thing। So जैसे आपको पता है फ्रेज सिंड्रोम के अंदर जो ग्लैंड है आपका पैरोटिड है। So here in gustatory the same parotid gland is involved and this occurs after parotid surgery। Most common surgery that we perform on the parotid gland is superficial parotidectomy। So cause of Frey's syndrome ये हमने डिस्कस कर लिया कि रीजनरेशन ऑफ द पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स, देन they innervate the sweat glands present in the skin over the parotid। So जब भी आपका खाना खाएंगे कुछ अच्छी स्मेल आएगी, जब आपके सिक्रीशंस जो हैं सलाइवा इंक्रीज होगा तो उसी के रिस्पॉन्स में वही स्टिमुलाई विल एक्ट ऑन द दैट स्वेट ग्लैंड्स ओवर स्किन ओवर द पैरोटिड। तो वहाँ भी स्वेटिंग हो जाएगी, हाइपरीमिया हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगी। So patient will have increased sweating over it. Along with that, there is some discomfort. So Sjogren syndrome. So this Sjogren syndrome involves all salivary glands and lacrimal glands। So Sjogren syndrome involves all salivary glands। all salivary gland का मतलब क्या है, आपका पैरोटिड हो गया, submandibular, these are the two main secretory glands which secrete the saliva along with other small secretory glands which produce the saliva will also be involved। along with this, इसके साथ और क्या होगा, जो आपका ये जो लक्राइमल जो आंसू वगैरह आपके निकलते हैं
तो ये क्या है, दीज आर द लैक्राइमल ग्लैंड्स, ये भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब दोनों ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जब ग्लैंड्स ही डिस्ट्रॉय हो गए, जो सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं, जो आपका आंसू सिक्रीट कर रहे हैं, लैक्राइमल ग्लैंड्स, सो दीज, फिर उसके बाद क्या होगा, देर इज़ कंप्लीट ड्राइनेस ऑफ द आइज, आँखें सूख जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, ओरल कैविटी एकदम ड्राई हो जाएगी। तो ओरल कैविटी ड्राई होने से क्या, आपका बोलने में, खाने में दिक्कत आएगी, डेंटल कैरीज इंक्रीज हो जाएंगी। सिमिलरली इन केस ऑफ आइज़, जब लैक्राइमल सिक्रीशंस ही नहीं है तो उसमें क्या होगा, आपका जो कॉर्निया है वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद उसमें अल्सरेशन डेवलप हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली इफ़ दैट इन्वॉल्व्स योर विजन एरिया, दैट इज़ द प्यूपिलरी एरिया, तो उसमें क्या होगा, आपके ब्लाइंडनेस होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉगरन सिंड्रोम, देयर इज प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ, जैसे हमने बताया तीनों ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, small salivary glands, two main salivary glands, parotid and the submandibular and the lacrimal glands. So there is continuous progressive lymphocytic infiltration followed by destruction. Lymphocytic lymphocytes इसके अंदर इन्वेड करते रहते हैं कंटिन्यूसली, धीरे धीरे ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, टोटल ड्राइनेस ऑफ द आइज एंड ओरल कैविटी, एकदम ड्राई हो जाएंगी आँखें और आपकी ओरल कैविटी। जॉगरन सिंड्रोम, देयर इज, ये हो गया आपका, जॉगरन सिंड्रोम इज़ ए वायरल, बैक्टीरियल और इट इज़ ए नॉन ऑटोम्यून और ऑटोम्यून डिजीज़। सो दिस इज़ द autoimmune disease. Sjogren syndrome is a autoimmune disease which involves your lacrimal gland, parotid gland, submandibular gland and small salivary glands throughout the oral cavity. So Sjogren syndrome was first described in 1933 by S.W. Swedish ophthalmologist. So it was first described in 1933 by Swedish ophthalmologist who noticed that along with the dry eyes, these patients also have dry oral cavity. So that dry eyes means your keratoconjunctivitis and dry mouth, xerostomia. So these two features when he found simultaneously, दोनों एक साथ, तो उसने ये describe किया in 1933 Swedish ophthalmologist named Sjogren. So this Sjogren syndrome is based on the name of the ophthalmologist who first described this syndrome. Which autoimmune diseases has more chances of developing Sjogren syndrome? So in autoimmune disease, any autoimmune disease can have increased chances of developing Sjogren syndrome, but it is commonly found with your rheumatoid arthritis, RA 15%, SLE, systemic lupus erythematosus 30% cases, and all cases of primary biliary cirrhosis. So these are the common connective tissue disorders, autoimmune disorders with which this Sjogren syndrome is commonly present. Next question है, main difference between the primary and the secondary Sjogren syndrome. प्राइमरी और सेकेंडरी जॉगरन सिंड्रोम, सपोज आपने डायग्नोज किया कि पेशेंट को जॉगरन सिंड्रोम है, केराटोकंजक्टिवाइटिस है, सिक्का अलोंग विद उसको ज़ीरोस्टोमिया है, ओरल अल्सरेशन हो रहे हैं, ड्राई माउथ है, आंखें भी उसकी एकदम ड्राई हैं, और आपने हिस्टोपैथोलॉजी उसके अंदर भी आपको मिला कि देयर इज़ लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसके साथ डिस्ट्रक्शन हो रहा है ग्लैंड्स का। तो जब आपने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, जो अगर आपको उसके साथ ये डिज़ीज़ मिलती है, सपोज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको मिलता है या SLE मिलता है, या पेशेंट के साथ आपको
प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस ये मिलता है तो ये डिजीज़ आपकी हो जाएगी सेकेंडरी। सेकेंडरी मीन्स द डिजीज़ फर्स्ट these rheumatoid arthritis appeared in the patient, SLE appeared in the patient, primary biliary cirrhosis appeared in the patient, and later on these patients develop your Sjogren syndrome. So it is secondary to other connective tissue disorders. पहले दूसरे connective tissue disorder develop हुए, उनके साथ साथ ये autoimmune process ने आपके lacrimal gland और साथ के साथ आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा आपका था प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर आपने पूरा सब कुछ छानबीन कर लिया, लेकिन आपको कोई सेकेंडरी और दूसरी कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर नहीं मिले। इसका मतलब क्या है कि जो आपका जॉगरन सिंड्रोम है वो अकेला जॉगरन सिंड्रोम ही प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, दूसरी कोई कनेक्टिव टिश्यू या ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है। तो ऐसी जो जॉगरन सिंड्रोम होगा उसको हम प्राइमरी बोलेंगे, और जो जॉगरन सिंड्रोम सेकेंडरी टू सम ऑटोइम्यून या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के बाद डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी जॉगरन सिंड्रोम। सो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चंस आपको अगर आप को लगता है कि इफ़ यू लाइक दीज क्वेश्चंस एंड आंसर वीडियोस, यू लाइक my channel, subscribe it and share it with your friends, and the next video we will come up with some more questions on Sjogren syndrome. तो नेक्स्ट वीडियो में हम और Sjogren syndrome के बारे में पढ़ेंगे। Till then, goodbye and all the best. Thank you very much.